आकाशवाणी के स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, शुभ संध्या। जिस तरह हम हर हफ्ते किसी न किसी नए टॉपिक को लेकर आते हैं और उस टॉपिक पर किसी न किसी विशेषज्ञ की राय, किसी विशेषज्ञ की बात होती है, इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थि स्वास्थ्य और शारीरिक सक्रियता। इस पर हमने आज आमंत्रित किया है बेहद खास मेहमान को। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र मोहन जी, जो KGMU के आर्थोपेडिक विभाग में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आशीष जी। डॉक्टर साहब, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो बोन है वो कैसे बनती है। हमारी जो बोन है वो तरह की कोशिका ही है, जैसे स्किन है, चमड़ी है, ब्लड है, ये सब कोशिकाओं का ही एक रूप है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बच्चे का माता के गर्भ में रहता है, तो धीरे धीरे सभी कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है। उसी तरह से एक स्पेशल प्रकार की कोशिका का डेवलपमेंट जो है हड्डी बनाता है जी। जैसे कोलेजन 1, कोलेजन 2 और मल्टीपल और भी कोशिकाएं उसमें, और मल्टी मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दुनिया भर की चीजें, बहुत सारे जो है एलिमेंट्स होते हैं, वो सब मिलके जो हड्डी होती है ये उसका निर्माण करते हैं। डॉक्टर साहब, कब तक हमारा ये पूरा ढांचा जो स्केलेटन है वो बन जाता है, किस उम्र तक बन जाता है? स्केलेटन तो माता के गर्भ में ही बन जाता है, लेकिन उसका जो एक डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, और अलग अलग हड्डी अलग अलग समय पे मैच्योर होती है बेसिकली। तो उन सबका एज के साथ ही डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, और लगभग किशोरावस्था के बाद जब वयस्कता कंप्लीट होती है, फीमेल्स में थोड़ा जल्दी और मेल्स में थोड़ा देर, मतलब 15-17 साल तक में जो है स्केलेटली मैच्योर फीमेल्स हो जाती हैं, और मेल्स भी वैसे ही 8 साल के अंतर पे हो जाते हैं। तो अब डॉक्टर साहब, जो आज का हमारा विषय है, अब जब शारीरिक सक्रियता की बात करते हैं, हम खेलते हैं, कूदते हैं, शुरू से इस तरह से हमारी परवरिश होती है, या शुरू से इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस रहा है कि सामाजिकता होती है, हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, तो जो शारीरिक सक्रियता है वो हमारी जो अस्थि, जो हमारी बोन्स है, उसके हेल्थ के लिए कितना जरूरी है, और किस तरह वो सक्रिय होते हैं? मान लीजिए खेल रहे होते हैं तो क्या परिवर्तन होते हैं? देखिए, शारीरिक सक्रियता और अस्थि स्वास्थ्य मतलब बोन हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आपकी हड्डी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करने में आप बेहतर सक्षम रहेंगे, और जितना ही आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे उतनी ही आपकी हड्डी की हेल्थ जो है अच्छी होती चली जाएगी विद टाइम। इसीलिए जो है हम बचपन में और किशोरावस्था में, इन सभी एज ग्रुप्स में हम लोग ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से खेलें, कूदें, ठीक है, एक्सटर्नल आउटडोर एक्टिविटीज करें, अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, सो दैट कि उनके हड्डी का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसी मुद्दे पर और इसको विस्तारित करना चाहेंगे कि कोई मान लीजिए स्टैग्नेटिंग लाइफ है उसकी, बैठा रहता है, ऑफिस हम लोग भी बैठे ही रहते हैं कुर्सी पर, नहीं चलते फिरते ज्यादा, तो क्या फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल चेंजेस आते होंगे हड्डी में? जो आप बहुत सारी अब तो डिवाइसेस हैं, आप OPD में किस तरह देखते हैं ऐसे पेशेंट्स को? देखिए, अगर आपके फिजिकल एक्टिविटी, आपने स्टैग्नेंट बोला कि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि एक होता है स्ट्रेस जो अच्छा होता है हड्डी के लिए, तो जैसे होता है ना, सोने को जितना तपाएंगे उतना ही खराब बनता है, वैसे ही हड्डी के ऊपर जितना हम स्ट्रेस डालेंगे शुरुआत से उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी एक एज तक। उस एज के बाद धीरे धीरे उसका डिसोल्यूशन होना शुरू होता है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग कहते हैं कि 30 साल तक की एज ऐसी होती है जिसमें तक हड्डी मजबूत होती चली जाती है, उसमें डिपोजिशन होता रहता है अच्छी कैल्शियम का, और उसके बाद धीरे धीरे उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, उसका डिसोल्यूशन होना शुरू होता है। तो इसलिए लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हड्डी से सिर्फ हड्डी ही नहीं, हड्डी के साथ में जो हमारे मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जैसी उनकी एक्टिविटी अच्छी रहती है वैसे ही हड्डी को वो स्ट्रेस देते हैं और हड्डी और मजबूत होती चली जाती है। इसलिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा। सिर्फ हड्डी नहीं, सिर्फ हड्डी का एक ढांचा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आसपास जो चीजें, जो कोशिकाएं जैसे कि मसल हैं, टेंडन हो जुड़े हुए हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारी हड्डियों की हेल्थ में और हमारी फिजिकल एक्टिविटी में। तो अगर हम लोग स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन यह है कि समय सभी को निकालना चाहिए। एक, अगर आपकी शुरुआत जो है सुबह जल्दी होती है तो आप शाम के समय वक्त निकालिए, और आप काम देर में शुरू होता है तो आप सुबह टाइम निकालिए अपने लिए। कम से कम आधे घंटे 40 मिनट निकालना हर आदमी के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अलग अलग एज ग्रुप की सक्रियता अलग होती है, क्योंकि जो बच्चे खेल सकते हैं वो वृद्ध या बहुत जो अधेड़ हैं उनके लिए वो शायद एक्सरसाइज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात। तो
अब डॉक्टर साहब आप देखते हैं कि स्कूलों में भी खेलने का स्पेस कम हो गया, पार्क्स भी कम हो गए हैं, हर जगह बस्तियां ही बस्ती चली जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अगर बच्चों से शुरू करें तो किस प्रकार की सक्रियता उनके पेरेंट्स को प्रेरित करनी चाहिए कि बच्चे किस तरह की एक्टिविटी खेलें? बच्चों के लिए देखिए, अब बात सही कह रहे हैं आप कि आजकल के स्कूलों और बाकी चीज़ों में जो है जगहों की कमी की वजह से प्लेग्राउंड्स कम हो गए हैं, बट आजकल भी इंडोर ग्राउंड्स हैं, है ना, जहाँ पे आप बच्चों को ले जा सकते हैं। उनको एक रूटीन बनाइए कि भाई आज चलना है आपको और आज बैडमिंटन खेलना है या टेनिस खेलना है या जॉगिंग करनी है या रनिंग करनी है। इसके लिए तो हम समय और जगह दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल कम्युनिटी सेंटर्स और बहुत सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना वो काम कर सकते हैं। और बाकी अगर आप सिंपल जॉगिंग करें, तेज चलना जैसे होता है, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको कहते हैं, है ना, और बच्चे अगर छोटे स्कूल में हैं तो उनके डांसिंग क्लासेस होती हैं तो वो ज्वाइन कराइए, जुम्बा टाइप। हाँ, जुम्बा तो खैर जिम वगैरह में होता है, स्कूल में लेकिन ये है कि आजकल एरोबिक्स और डांस का प्रचलन है, तो वो हमें उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, उसमें उनको प्रेरित करिए कि नहीं भाई तुम डांस क्लास ज्वाइन करो, जस्ट बिकॉज कि आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है डांस सीखने के साथ साथ, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, डांस में बहुत एनर्जी यूज होती है। डॉक्टर साहब आपने जिम का नाम लिया, तो एक तरह से ये एक पॉपुलर कल्चर में आ गया है कि कोई भी है अगर वो फिट रहना चाहता तो उसके लिए एक ही मूल मंत्र है कि वो जिम जाए। तो ये कितना जरूरी है? जैसा कि आपने बताया बहुत सारी और भी चीजें हैं। किसी भी तरह डेवलपमेंट अगर करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। ऐसा नहीं आता कि आप जाते ही आपने 100 किलो का वजन उठा लिया या जाते ही आप जो है मिल्खा सिंह की तरह भागना शुरू कर दिया आपने, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको अपनी जो ट्रेनिंग है जिम में, जो ट्रेनिंग का पार्ट है, उसको आप बेसिक से बिल्कुल छोटे इंटेंसिटी से शुरू करिए कि भाई आज मैं 1 किलोमीटर चला, रोज 1 किलोमीटर चलूंगा, तो एक हफ्ते बाद जो है मैं 2 किलोमीटर चलूंगा, उसके बाद 1 किलोमीटर भाग भी लूंगा। आज 10 किलो उठाया तो कल 15 किलो उठाएंगे, 20 किलो उठाएंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज। अगर आपने सडनली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर ली तो आपको इंजरी के चांसेस होते हैं, बोन इंजरी, मसल इंजरी, टेंडन इंजरी, लिगामेंट इंजरी, ये सब बहुत सारे कॉमन चीजें होती हैं, क्योंकि आदमी चला तो जाता है पीयर प्रेशर में कि जिम जाना है, मैं आज ही से जो है अर्नोल्ड बन जाना है मुझे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स टाइम, डेडिकेशन, आपके ट्रेनिंग का सही एक पैटर्न होना चाहिए, स्टेप वाइज। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि उनकी जो हड्डियां हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं और बहुत सारी उनको और भी, क्योंकि एज खुद में भी एक बीमारी ही है, तो वो किस तरह से अपनी अस्थि स्वास्थ्य को इंश्योर करें? एज बीमारी तो नहीं कह लिए, लेकिन एज हाँ एक रिस्क फैक्टर है हड्डियों के कमजोर होने का, जो कि एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो हड्डी 30 साल की उम्र में है वही 70 साल की उम्र में भी सेम हड्डी का डेंसिटी और मजबूती रहेगी। तो हमें उस चीज को जो है मेंटेन करना है बेसिकली, उसको बहुत ज्यादा डिके नहीं होना है और बहुत ज्यादा भी हमने सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। तो बहुत ज्यादा एज में हमें थोड़े सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन की है, मल्टी मिनरल्स हैं। दूसरा खान पान सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भाई हम खान पान अपना अच्छा रखें, जिसमें कैल्शियम की मात्रा, जिन दूध है, सोयाबीन है, दही है, जिसको दूध नहीं सूट कर रहा है वो दही खा सकता है, ठीक है। और भी ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत सारे, केला है, बहुत ही सिंपल फल है और बहुत अच्छा सोर्स है। तो अपने खान पान से शुरू करिए, खान पान से अगर पूरा नहीं पड़ता है तो उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, और हायर चीजें आती हैं, इंजेक्शंस आते हैं, तो वो सब चीजें हैं जिनको हम लोग वृद्धावस्था में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि मेडिसिन है उसमें विटामिन डी, कैल्शियम ये दे ही दिया जाता है, कुछ भी दर्द है तो आप विटामिन डी या कैल्शियम खाई, क्योंकि हार्ट पर भी कुछ कहते हैं कि कैल्शियम जम जाता है। वो तो देखिए, अब कोई भी आती का भला बोलना ना आती का भली चूक, वो ये वाली बात हो गई। तो आपने अगर बहुत ज्यादा आपने कोई भी ले लिया है चीजें, तो वो अल्टीमेटली जाना ब्लड में ही है। अच्छा। और ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में है, तो वो कहीं भी कुछ भी अपना इफेक्ट डाल सकता है, डाल सकता है इफेक्ट कैसा भी, ठीक है। दूसरा कैल्शियम, विटामिन डी, एक्चुअली क्या है कि जो हमारी ओपीडी में और जो हम पेशेंट जिनसे डील करते हैं हम लोग ओपीडी में, बहुत सारे ओल्ड एज होते हैं, ठीक है। एंड जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जो हड्डी का कमजोरी होती है, उसका कोई श्योर शॉर्ट सिम्टम नहीं है कि हमें मैंने ये बताया तो मेरे को यही होगा। उसके सिम्टम्स बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत वेग होते हैं। बॉडी में दर्द होना, कमजोरी होना, थकान होना, कभी कभी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। तो हम लोग लेवल्स चेक कराते हैं कैल्शियम, विटामिन डी के, फिर उसके सप्लीमेंट देते हैं। और ज्यादातर पॉपुलेशन में देखा भी जाता है कि कमी मिलेगी क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है। हम लोग सूरज की रोशनी को आप ले नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेवल चेक करते हैं और फिर उसके सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने मरीजों को कभी नहीं कहता हूँ कि ये दवाई है, तो उसको दवाई हम बोल देंगे तो वो फिर वो गिन लेता है कि भाई आपने 10 लाइनें लिख दी हैं, 10 दवाई हम नहीं खा पाएंगे। तो उनको पहले समझाना पड़ता है, काउंसिल करना पड़ता है कि नहीं, ये आप इसको दवाई मत समझिए, ये समझ लीजिए आपके शरीर का जरूरी पार्ट है जो हम दे रहे हैं, खाने का जरूरी पार्ट आपको मिलना चाहिए पर नहीं मिल पा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो है डिवाइसेज आ गई होंगी या इमेजिंग टेक्निक हो गई कि हमें अस्थि स्वास्थ्य या जो बोन हेल्थ है उसका पता लग सके क्या है, तो किस उम्र से करानी चाहिए और कौन
सी जानी चाहिए? सिंपल, बच्चे या कम एज में अगर बीमारी आ रही है तो उसके लिए हमें कैल्शियम, विटामिन डी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लिवर, वो तो खून से हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा फीमेल्स के लिए खासकर जो मीनोपॉज का टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरी मीनोपॉज, जिसको कि मतलब मीनोपॉज से कुछ साल पहले और उसके बाद हमें रेगुलर चेकअप की जरूरत पड़ती है फीमेल्स में। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसी समय से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा रहता है फीमेल्स में। मेल्स में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली चीज होती है ये थोड़ा सा लेट आती है, 65-70 साल के आसपास आती है, तो उस समय हम फिर चेक करा सकते हैं। एक तो खून की जांच होगी, दूसरा हम लोग डेक्सा स्कैन कराते हैं। ये चीजें होती है, उससे हमें ये पता चलता है कि हड्डी कितनी मजबूत है, कितनी नरम है, कितनी हार्ड है, कितनी सख्त है। ये चीजें उस डेक्सा स्कैन के स्कोर से हम लोग पता कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या एडवाइस देंगे कि वो अपनी हड्डियों के प्रति किस तरह सावधान रहें, किस तरह इंश्योर करें पूरा ढांचा है ये ताउम्र उनका साथ देता रहे? देखिए, ढांचा अगर आपको बनाना है तो आपको बेसिक मजबूत रखना पड़ेगा, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए बचपने से ही हमें ध्यान देना है अपने बच्चों पे, और 30 साल से 35 साल से पहले पहले हमें इतना अपने आप को मजबूत कर लेना है कि उसके बाद अगर जो नेचुरल प्रोसेस है क्षरण का, हड्डी गलने का, वो भी हमें ज़्यादा इफेक्ट ना दे पाए। तो इसलिए शुरुआती दौर से ही हमें उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, हमें खान पान और अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है किसी भी रूप में, चाहे आप चलें, चाहे साइकिलिंग करें, चाहे वेट ट्रेनिंग करें, जिम करें, डांसिंग करें, कुछ भी करें, बट कुछ ना कुछ करें जरूर, खाली बैठना नहीं है जी। तो श्रोताओं, निश्चित तौर पर आप डॉक्टर साहब की बातों से लाभान्वित हुए होंगे और सभी विषयों पर लगभग आपने छुआ है। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न होगा तो हमें जरूर ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सूचित कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए भी समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।